हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटी का चैप्टर 7 जिसमें हम बात करेंगे नागरिकता से संबंधित। यह डिफाइन किया गया है भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। ऑलरेडी हमने 6 चैप्टर कवर कर लिया है, तो अब हम मूव करते हैं 7वें चैप्टर की ओर। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। टॉपिक का नाम है नागरिकता। चैप्टर नागरिकता में हम पहला देखते हैं नागरिकता से संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 से 11 संविधान के भाग 2 में स्थित ये प्रावधान उन लोगों की पहचान करते हैं जो 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे। इनमें नागरिकता पर अस्थायी या विस्तृत नियम शामिल नहीं है। यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में जो डिफाइन किया गया है वो बताता है कि जो व्यक्ति ये संविधान के भाग 2 में वर्णित है और जो व्यक्ति 26 जनवरी 1950 को भारत के नागरिक बन गए थे, यहाँ पे जो है उनके लिए कोई अलग से कोई नियम, कोई विस्तृत नियम कानून नहीं है। सिंपल वो जो अगर उस दिन भारत के नागरिक थे तो वास्तव में वो भारत के नागरिक अभी भी हैं। ओके, अगर कोई इसके साथ नियम और शर्त लागू नहीं होता है तो अब हम पढ़ते हैं इसके विवरण के बारे में। विवरण है अनुच्छेद 5 से 11 तक। अनुच्छेद 5 में क्या है? तो संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले व्यक्तियों की नागरिकता, यानी जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन कर गए हैं उनकी नागरिकता की बात करता है। वहीं 7 में ठीक उसके उल्टा, यानी जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजित कर गए और फिर भारत वापस आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है। वहीं अनुच्छेद 8 कहता है भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता, यानी कि जो भारतीय मूल के हैं पर वो बाहर कहीं रह रहे हैं। अनुच्छेद 9 कहता है कि नागरिकता की समाप्ति किस स्थिति में? तो किसी अन्य देश की नागरिकता स्वैच्छिक रूप से स्वीकार करने पर नागरिकता की स्वतः समाप्ति। अनुच्छेद 10 कहता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी जब तक कि संसद ने कानून ना बना दिया हो कोई, तब तक नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 कहता है कि संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी। कौन करेगी? वेरी इंपॉर्टेंट, संसद करेगी। संसद के पास नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी मामलों के संबंध में कोई भी प्रावधान करने की शक्ति होगी। तो वेरी इंपॉर्टेंट, किसके पास होगी? संसद के पास होगी। नेक्स्ट, अब है एकल नागरिकता, यानी एकल नागरिकता क्या है? ध्यान रहे कि यूपीएससी में इसे सवाल पूछा गया है 2021 में, तो ध्यान से पढ़ना है। यद्यपि भारतीय संविधान संघीय है और दोहरी शासन प्रणाली यानी केंद्र और राज्य की परिकल्पना करता है, फिर भी यह केवल एकल नागरिकता यानी कनाडा की तरह प्रदान करता है, जबकि अमेरिका में क्या है? दोहरी नागरिकता है। ठीक है, नागरिक केवल संघ के प्रति निष्ठा रखते हैं, जिसका अर्थ है कि सभी नागरिक भारतीय नागरिक हैं, चाहे वे किसी भी राज्य में रहते हों। तुलना, अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। इसके विपरीत भारत में अलग से राज्य नागरिकता की व्यवस्था नहीं है। ठीक है, यह है इसका तुलनात्मक अध्ययन। आगे, भारत में सभी नागरिकों को पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। क्या है कि भारत में सभी नागरिकों को पूरे देश में नागरिकता के समान राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं और उनके बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। हालांकि भेदभाव न किए जाने का यह सामान्य नियम अनुच्छेद 15, 16 और 19 के तहत कुछ अपवादों के अधीन है। ठीक है, तो भेदभाव नहीं किया जाने ये किस में है हमारा डिफाइन? तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच समता के अधिकार में है ना, समता के अधिकार। फिर अनुच्छेद 19 में भी कहा जाता है, तो 15 में क्या है? धर्म, वंश, लिंग, जाति, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। और वहीं अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसके सब आर्टिकल्स भी हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके। तो अनुच्छेद 19 का 1 क्या कहता है? वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? सम्मेलन की करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का 3 क्या कहता है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 का 4 क्या कहता है? सर्वत्र अबाध संचरण की स्वतंत्रता। वहीं 19 का 5 कहता है निवास करने की स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 6 क्या कहता है? 19 का 6 वो कहता है कि कहीं भी व्यापार करने, आजीविका या रोजगार करने की स्वतंत्रता। ठीक है,
तो ये सारे सब आर्टिकल थे 19 के। इसके तहत ही कुछ अपवाद दिए गए हैं जिसके आधार पर भेदभाव ना किए जाने के सामान्य नियम। ठीक है। अब है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 ओके, नीचे ये डिफाइन किया गया है। अनुच्छेद 15 राज्य उन मामलों में अपने निवासियों को विशेष लाभ प्रदान कर सकते हैं या प्राथमिकता दे सकते हैं जो भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के दायरे में नहीं आते। पुनः पढ़ते हैं, क्या है, समझ में आया? फिर से पढ़ते हैं। राज्य उन मामलों में अपने निवासियों को विशेष लाभ प्रदान कर सकते हैं या फिर उनको प्रायोरिटी में रख सकते हैं जो भारतीय नागरिकों को संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के दायरे में नहीं आते। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, कोई राज्य अपने निवासियों को शिक्षा की फीस में रियायत दे सकता है। ठीक है, तो ये अपवाद है। अनुच्छेद 16 क्या कहता है? संसद किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में कतिपय रोजगार या नियुक्तियों के लिए उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के भीतर निवास की शर्त निर्धारित कर सकती है। सार्वजनिक रोजगार या निवास के संबंध में आवश्यकता अधिनियम 1957 ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को अनुच्छेद 371D, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा जैसे राज्यों को ऐसी शर्तें निर्धारित करने की अनुमति दी है। ठीक है। अब है अनुच्छेद 19, ये अपवाद बता रहा है। अनुच्छेद 19 क्या है? तो संचरण और निवास की जो स्वतंत्रता है किसी भी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के अधीन है, जैसे कि जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों का प्रवेश, निवास और बसने का अधिकार, विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाजों आदि के संरक्षण के कारण सीमित हैं। समझ में आया आपको कि यह जो सर्वत्र अबाध संचरण का जो अधिकार दिया गया है हमें अनुच्छेद 19(4) में, बोला उसमें भी कुछ लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि देखो, लक्षद्वीप जो है एक प्रवाल द्वीप है और वहाँ पे बहुत सारी आदिवासी जनजातियाँ रहती हैं। पर क्या लक्षद्वीप का सारा द्वीप ओपन है लोगों के लिए, ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए? नहीं है। क्यों? अंडमान एंड निकोबार का द्वीप है? नहीं है। कुछ द्वीप ही है ऐसे जहाँ पे हम ट्रैवल के लिए जा सकते हैं, फ़न के लिए जा सकते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हैं। पर कुछ द्वीप जो है उसके एरियाज़ काफ़ी संरक्षित है और वहाँ पे जाना मनाही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज और जो लोग होते हैं वहाँ निवास करते हैं और उनकी संख्या बहुत ही सीमित है। तो उनकी जान माल की रक्षा के लिए उनको कोई विशिष्ट खतरा ना हो, विशेष खतरा ना हो, उनसे बचाने के लिए क्या किया गया है, हमें नॉर्मल जो पीपल होते हैं यानी कि लोगों को वहाँ पर जाने से बाधित किया गया है। तो ये हुई ना एक अपवाद, जहाँ पे हम समानता के अधिकार या स्वतंत्रता के अधिकार में एक कुछ अपवाद आए ना इसमें। अब आगे पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पद के लिए पात्रता। ओके, तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या पात्रता है? भारत में जन्म से नागरिक होना चाहिए यानी सिटीजन बाय बर्थ, और देशीकरण द्वारा नागरिक, नेचुरलाइज्ड सिटीजन, दोनों ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र हैं। या तो जन्म से होना चाहिए या देशीकरण द्वारा नागरिक होना चाहिए। ठीक है, तो या फिर सिटीजन बाय बर्थ और अनदर वन नेचुरलाइज्ड सिटीजन, दोनों ही पात्र हैं। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के लिए पात्र हैं, ना कि देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले। गॉट द पॉइंट? अब है न्यायाधिकरण अधिकारिता। गृह मंत्रालय ने विदेशी अधिकरण आदेश 1964 में संशोधन करके सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जिला मजिस्ट्रेटों को अधिकरण स्थापित करने का अधिकार दिया है, जो यह तय करेगा कि भारत में अवैध रूप से रहने वाला कोई व्यक्ति विदेशी है या नहीं। ठीक है, न्यायाधिकरण अधिकारिता को जो ऐसा आदेश दिया गया है, किसे दिया गया है? जिला मजिस्ट्रेट को। वो क्या करेंगे? अधिकरण स्थापित करेंगे और वो डिसाइड करेंगे कि ये जो है कोई भी व्यक्ति जो भारत में रह रहा है अवैध रूप से, वो व्यक्ति विदेशी है या नहीं। ठीक है, अब नेक्स्ट है कुछ सार्वजनिक पद धारण करने की पात्रता। भारत के उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी, राज्यों के महाधिवक्ता। कुछ सार्वजनिक पद धारण करने की जो पात्रता है उसमें हम क्या पढ़ रहे हैं? तो पहला हमने क्या पढ़ा? भारत के राष्ट्रपति, फिर पढ़ा हमने उपराष्ट्रपति, फिर उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल और भारत के महान्यायवादी और राज्यों के महाधिवक्ता।
यहाँ अब हम पढ़ेंगे नागरिकों और अन्य देशीय के बीच तुलना। तो नागरिक कौन है और अन्य देशीय कौन है, इसके बीच हम कैसे तुलना करेंगे उसको देखते हैं। तो नागरिक और अन्य देशीय सदस्यता नागरिक की, वे भारतीय राज्य यानी द इंडियन स्टेट के पूर्ण सदस्य होते हैं जो उसके प्रति निष्ठा रखते हैं। क्या कह रहा है कि वे भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं जो उसके प्रति निष्ठा रखते हैं। नागरिकता का अधिग्रहण और परित्याग नागरिकता अधिनियम 1955 द्वारा नियंत्रित होता है। इंपॉर्टेंट। अधिकार, उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, 19, 29 और 30 के तहत विशेष अधिकार प्राप्त होता है। ये पूछा गया है यूपीएससी 2021 में। ठीक है, तो ये ज़्यादा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। अनुच्छेद 15 कहता है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। वहीं अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। और अभी अभी हमने 19 के बारे में और 19 के जो 6 सब आर्टिकल हैं उसके बारे में भी आपको बताया है कि वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता। वहीं अनुच्छेद 29 कहता है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। किस आधार पर? तो धर्म, मूल, वंश, जाति और भाषा के आधार पर। ठीक है। और अनुच्छेद 30 कहता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। ये किस आधार पर? तो धर्म, भाषा आधारित शिक्षण संस्थान। ठीक है। आगे अब है कर्तव्य। भारतीय नागरिकों के भी भारतीय राज्य के प्रति कुछ कर्तव्य हैं, जैसे कर देना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना, देश की रक्षा करना इत्यादि। अब है अन्य देशीय, जो अन्य देश के लोग होते हैं। परिभाषा, वे किसी अन्य राज्य या देश के नागरिक होते हैं। कौन? अन्य देशीय। वो भारतीय नहीं होते, वो भारत के प्रति जिस प्रकार भारतीय सदस्यता जिन्हें प्राप्त होती है जो निष्ठापूर्ण रखते हैं, उस प्रकार से जो अन्य देशीय होते हैं वे किसी अन्य राज्य या अन्य देश के नागरिक होते हैं। उन्हें अधिकार की बात करें तो उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं। इनकी 2 श्रेणियां हैं, मित्र देशों के व्यक्ति और शत्रु देशों के व्यक्ति। मित्र देशों के व्यक्ति कौन है? उन देशों के लोग जिनके भारत के साथ मधुर संबंध है। वहीं शत्रु देश के व्यक्ति उस देश के व्यक्ति जो भारत के साथ युद्धरत हैं। उन्हें मित्र देश के व्यक्तियों की तुलना में कम अधिकार प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए उन्हें गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार नहीं मिलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो शत्रु देश के जो होते हैं व्यक्ति, उनके साथ क्या होता है? तो उनको मित्र देश की तुलना में कम अधिकार प्राप्त होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल दे रहा है यहाँ पे कि उन्हें गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार नहीं है, जबकि ये मित्र देश के साथ है। अब है अन्य देशीय व्यक्तियों के अधिकार। अन्य देशीय अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30 जो कि केवल नागरिकों के लिए उपलब्ध है, इसको छोड़कर अन्य सभी अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है। 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28। ठीक है, इतने अधिकार उन्हें प्राप्त हैं अन्य देशीय नागरिकों को। शत्रु देश के व्यक्ति उन्हें गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण का अधिकार नहीं मिलता है, जो कि अनुच्छेद 22 में डिफाइंड है। ठीक है, गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की जो बात होती है वो शत्रु देश के व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। ओके, अब हम पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955। संविधान लागू होने के बाद भारतीय नागरिकता का अर्जन 5 प्रकार से, यहाँ देखते हैं कि संविधान लागू होने के बाद जो है भारतीय नागरिकता का अर्जन 5 प्रकार से और परित्याग 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो 5 प्रकार से अर्जन और 3 प्रकार से परित्याग किया जा सकता है। इसके बाद में 1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में कई बार संशोधित किया गया है। शुरू में इसमें राष्ट्रमंडल नागरिकता शामिल थी, जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब बात करते हैं हम नागरिकता का अर्जन।
भारत में जन्मा यानी जन्म से नागरिकता का अर्जन की बात करता है। तो नागरिकता अर्जित करने के कितने प्रकार थे? 5 प्रकार थे, जिसमें हम पहला पढ़ते हैं। पहला प्रकार जो है वो कहता है जन्म से, यानी कि जन्म के आधार पर नागरिकता। धारा 3, भारत में जन्मा व्यक्ति जो 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987, वेरी इंपॉर्टेंट, 1950 से 1987 के बीच जन्मा व्यक्ति, चाहे उसके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा व्यक्ति, यानी कि उनकी पहले तो बोल रहा है कि 26 जनवरी 1950 से 1987 के बीच जन्मा व्यक्ति, मैटर नहीं करता कि उसके माता पिता की राष्ट्रीयता क्या है, ठीक है। 1 जुलाई 1987 के बाद जन्मा व्यक्ति, उसके माता पिता में से कोई एक जो है वो भारत का नागरिक हो। 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति, यदि उसके माता पिता या उनमें से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा उसके जन्म के समय अवैध प्रवासी ना हो। अपवाद, भारत में तैनात विदेशी राजनयिकों और शत्रु देशों के व्यक्तियों के बच्चे जन्म से भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं कर सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक कंडीशन क्या है कि अगर कोई राजनयिक जो है वो भारत में तैनात है या फिर कोई शत्रु देश का व्यक्ति जो है उसके बच्चा जो जन्म हो गया है तो उसको भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं हो सकती जन्म के आधार पर, ठीक है। तो क्या क्या इसमें कंडीशंस थे? पहला तो या तो जो 26 जनवरी 1950 से 1987 के बीच जन्मा हो, ये मैटर नहीं करेगा कि उसके माता पिता की नेशनैलिटी क्या है। दूसरा कह रहा है कि अगर आपका जन्म 1987 के बाद हुआ है, ठीक है, लेकिन आपके माता पिता में से कोई एक जो है वो भारत के होने चाहिए, नागरिक होने चाहिए, ठीक है। तीसरा कंडीशन कहता है कि चलो वो भी कंडीशन रहने दो। अगर तीसरा कंडीशन, अगर आपका जन्म जो है 3 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है, लेकिन यदि आपके जो माता पिता हैं उनमें से कोई एक व्यक्ति जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, और लेकिन दूसरा जो है आपके जन्म के समय अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए, तो इस आधार पर आप जन्म से के आधार पर आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। अब है नागरिकता अर्जन का दूसरा आधार। दूसरा आधार क्या है? तो पहला था जन्म, दूसरा है वंशक्रम द्वारा, धारा 4। तो दूसरा कंडीशन क्या था? वंशक्रम द्वारा। तो पहला कंडीशन था जन्म के आधार पर, दूसरा है वंशक्रम के द्वारा। इसमें पहला कंडीशन कह रहा था कि यदि आपका जन्म भारत में हुआ है, पर ये कंडीशन कह रहा है कि नहीं, अगर यदि आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है, यानी कि भारत से बाहर जन्मा व्यक्ति। तो पढ़ते हैं कंडीशन। तो सपोज दैट आपका जन्म भारत से बाहर हुआ है, तो 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच जन्म हुआ हो आपका, और तो क्या होना चाहिए? पिता भारत के आपके नागरिक होने चाहिए, ठीक है। आपका जन्म पेरिस में हुआ, लंदन में हुआ, या कहीं भी, वट एवर। तो लेकिन क्या होना चाहिए? आपको भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब उस समय आपके पिता जो है, आपका जन्म 1950 से 1992 के बीच में होना चाहिए और आपके पिता एटलीस्ट वो भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा है कि 10 दिसंबर 1992 के बाद अगर आपका जन्म हुआ है, ये कंडीशन 1992 तक था, जबकि जन्म के आधार पर जो हम पढ़ रहे थे उसमें कंडीशन 1987 का था, है ना। अब ये कह रहा है कि 10 दिसंबर 1992 के बाद जन्मा व्यक्ति, लेकिन उसके माता पिता में से कोई एक नागरिक होने चाहिए। पहला कंडीशन था कि अगर 1950 से 92 के बीच आपका जन्म हुआ हो, भारत से बाहर हुआ हो, तो आपके पिता को भारत का नागरिक होना चाहिए, डिफाइंड था। यह माता की बात नहीं कर रहा है, पिता मैंडेटरी कह रहा है। लेकिन यहाँ पे दूसरा कंडीशन है कि अगर आपका जन्म 1992 के बाद हुआ हो, लेकिन आपके पेरेंट्स में से, यानी मदर एंड फादर, दोनों में से कोई एक भारत के नागरिक होने चाहिए। तीसरा कंडीशन है कि 3 दिसंबर 2004 से कि बशर्ते उसका जन्म तिथि के 1 वर्ष के भीतर या अवधि समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार की अनुमति से भारतीय वाणिज्य दूतावास में पंजीकृत हो, ठीक है। कि अगर आपका जन्म 3 दिसंबर 2004 से कि उसका जन्म तिथि के 1 वर्ष के भीतर, यानी जो जन्म हुआ है उससे 1 वर्ष के भीतर उसकी जो जन्म तिथि है या अवधि समाप्त होने के बाद केंद्र सरकार के अनुमति से और भारतीय जो वाणिज्य दूतावास है उसमें पंजीकृत होना चाहिए। तो उसके पश्चात ही आप वंशक्रम के आधार पर भारत के नागरिक घोषित हो सकते हैं। तीसरा है अब पंजीकरण द्वारा। तो हमने पहला पढ़ा जन्म के आधार पर, दूसरा पढ़ा वंश के आधार पर, अब हम पढ़ेंगे पंजीकरण के आधार पर। थर्ड,
तीसरा कहता है कि केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति को, यानी कि केंद्र सरकार जो है किसी भी व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर उसे भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत कर सकती है यदि वह कतिपय शर्तों को पूरा करता है, और ऐसे व्यक्तियों को भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने से पहले निष्ठा की शपथ यानी ओथ ऑफ एलिजेंस लेनी होगी। अपवाद क्या है? वह वैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब हमारा चौथा है देशीकरण द्वारा। देशीकरण द्वारा तो पहला जन्म के आधार पर, दूसरा वंशक्रम के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, चौथा देशीकरण के द्वारा। ठीक है। तो क्या कह रहा है ये कि केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति द्वारा आवेदन करने पर उसे देशीकरण का प्रमाण दे सकती है यदि उसके पास कुछ अर्हताएं हैं। क्या है? तो आवश्यकताएं। भारत में 12 वर्षों तक लगातार निवास, पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष। ओके। अच्छा चरित्र और 8वीं अनुसूची की किसी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है। 22 भाषाएं वर्णित है, उसमें से किसी भी एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि 12 वर्षों तक लगातार निवास होना चाहिए, पिछले 14 वर्षों में से 11 वर्ष, और अच्छा चरित्र और 8वीं अनुसूची की किसी भी भाषा का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ और भी है कि अवैध प्रवासी नहीं होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है द लास्ट वन, नागरिकता अर्जित करने का जो लास्ट कंडीशन है वो है 5वां कंडीशन। वो कौन सा है? किसी क्षेत्र के समावेशन द्वारा, जो धारा 7 है। यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का अंग बन जाता है तो उसे भारत सरकार उन व्यक्तियों को निर्दिष्ट करती है जो उस राज्य क्षेत्र के लोगों में से भारत के नागरिक होंगे। ऐसे व्यक्ति अधिसूचित तिथि से भारत के नागरिक बन जाते हैं। उदाहरण, नागरिकता पांडिचेरी आदेश 1962 पांडिचेरी निवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है। तो इस प्रकार हमने पढ़ा नागरिकता अर्जन के 6 आधार: जन्म के आधार पर, वंशक्रम के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण और किसी क्षेत्र के समावेशन के आधार पर। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं नागरिकता अधिनियम में नागरिकता समाप्ति के 3 तरीके। हमने अर्जन के 5 तरीके पढ़ लिए। अब हमारी नागरिकता किस कार्य को करने के पश्चात समाप्त हो जाएगी इसके बारे में पढ़ते हैं, और इसका 3 ऐसे तरीके हैं जिससे हम नागरिकता खत्म हो जाती है। चाहे वह नागरिकता इस अधिनियम के तहत प्राप्त की गई हो या संविधान के तहत उसे पहले ही प्राप्ति हो गई हो। तो पहला आधार क्या है? परित्याग द्वारा, जो कि धारा 8 है। ठीक है। क्या कह रहा है? प्रक्रिया, पूर्ण आयु और क्षमता वाला भारत का कोई भी नागरिक अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है। उसका प्रभाव क्या होगा? उस घोषणा की पंजीकृत होने पर वह व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रह जाता। हालांकि ऐसे पंजीकरण को रोका जा सकता है यदि वह घोषणा किसी युद्ध के दौरान की गई हो जिसमें भारत शामिल हो। वेरी इंपॉर्टेंट। एक अपवाद क्या कर दिया गया कि अगर वो पंजीकृत कर लेता है तो ऐसे पंजीकरण को रोका जा सकता है यदि क्या हो चुका है, भारतीय क्षेत्र में या फिर किसी अन्य क्षेत्र में युद्ध की घोषणा, ये पंजीकरण जो है युद्ध के दौरान की गई हो यह घोषणा, और जिसमें भारत भी शामिल हो। ठीक है। नेक्स्ट है नाबालिग बच्चे। उस व्यक्ति के प्रत्येक नाबालिग बच्चे भी भारतीय नागरिकता उस जो व्यक्ति है जो नागरिकता खत्म करने की, परित्याग करने की घोषणा करता है, तो उस व्यक्ति के प्रत्येक नाबालिग बच्चे की भी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है। हालांकि जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाता है तो वह भारतीय नागरिकता फिर से प्राप्त कर सकता है। क्यों? क्योंकि नाबालिग बच्चे को सेंस तो है नहीं डिसीजन मेकिंग का, वो ले नहीं सकता, उसका कोई ठोस आधार नहीं होता, तो इस वजह से तत्काल प्रभाव से उसकी भी नागरिकता समाप्त हो जाती है। लेकिन अगर वह बच्चा 18 साल का हो जाता है तो वह फिर से भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है। पहला था परित्याग के द्वारा। अब हम पढ़ते हैं दूसरा, पर्यवसान के द्वारा। धारा 9, बाय टर्मिनेशन, स्वतः समाप्त। जब कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से यानी जानबूझकर और बिना किसी दबाव, अनुचित प्रभाव या बिना किसी दबाव के किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता खुद ब खुद समाप्त हो जाती है। अपवाद क्या है? यह उपबंध उस युद्ध के दौरान लागू नहीं होते जिसमें भारत शामिल है।
तो सेम अपवाद यहाँ भी है। तीसरी जो है नागरिकता परित्याग की, वो है वंचित किए जाने द्वारा, यानी कि बाय डेप्रिवेशन। केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को अनिवार्यतः समाप्त कर दिया जाता है। क्या किया जाता है कि केंद्र सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता को समाप्त कर दिया जाता है यदि किसी व्यक्ति ने धोखाधड़ी से नागरिकता प्राप्त की हो, या भारत के संविधान के प्रति अनिष्ठा प्रदर्शित की हो, या युद्ध के दौरान दुश्मन देश के साथ गैरकानूनी तरीके से व्यापार या संचार किया हो। तो इस दौरान क्या होता है, वह केंद्र सरकार जो होता है किसी भी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता को स्वयं ही समाप्त कर सकती है। पंजीकरण या देशीकरण के 5 वर्ष के भीतर किसी भी देश में 2 वर्ष के लिए कारावास में रहा हो और सामान्यतः लगातार 7 वर्षों तक भारत से बाहर रहा हो, तो उसकी नागरिकता क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। लगातार अगर कोई व्यक्ति 7 साल तक बाहर रहा है भारत से, तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो ये सारे कंडीशन हमने पढ़े नागरिकता समाप्ति के। 3 कंडीशन हमने पढ़े। पहला हमने क्या कहा कि नागरिकता के परित्याग की घोषणा करना। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि विदेशी राज्य की नागरिकता अन्य विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लेने से भारत के में नागरिकता का अधिकार स्वतः समाप्त हो जाना। और तीसरा हमने कहा कि संसद यानी केंद्र सरकार द्वारा क्या किया जाना, नागरिकता से वंचित कर दिया जाना। क्यों? किसी भी इसके लिए क्या क्या शर्तें थी कि जब हम कोई अनैतिक या फिर अवैध कार्य में संलिप्त होते हैं, जिससे हम धोखाधड़ी करते हैं या फिर भारत के संविधान के प्रति अपनी अनिष्ठा से प्रदर्शित कर देते हैं, या युद्ध के दौरान अगर कोई वैसी चीज़ें होती हैं, कोई व्यक्ति अगर ऐसा गैरकानूनी कार्य करता है या गैरकानूनी तरीके से व्यापार करता है दुश्मन देश के साथ, तो उसकी नागरिकता जो है समाप्त हो सकती है। तो और नेक्स्ट बताया था कि पंजीकरण या देशीकरण के 5 वर्ष के भीतर किसी भी देश में 2 वर्ष के लिए अगर कोई व्यक्ति कारावास में रहा हो तो उसे भी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा, और अगर कोई व्यक्ति लगातार 7 वर्ष तक भारत से बाहर रहा हो तो उस स्थिति में भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अवैध प्रवासियों की परिभाषा क्या है? अवैध प्रवासी तो हम कहते हैं, तो क्या है इसकी परिभाषा? यह अधिनियम अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। बेसिकली अवैध प्रवासी हम किसे कहते हैं? जब कोई व्यक्ति एक देश से दूसरे देश में बिना किसी कानूनी तरीके से यानी अवैध तरीके से प्रवेश कर जाता है तो उसे ही अवैध प्रवास कहते हैं। अभी हमने हाल ही में देखा एक घटनाक्रम, अमेरिका में डंकी रूट के बारे में हम लोगों ने सभी ने करंट में सुना है। तो क्या किया गया, वो अवैध प्रवासी थे, वो इलीगल तरीके से प्रवेश कर रहे थे अमेरिका में, और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि वे लोग पढ़े लिखे लोग थे, वो उसके लिए करोड़ों रुपए दे रहे हैं अवैध रूप से प्रवेश करने मात्र के लिए। तो आप समझ सकते हैं स्थिति और इसकी गंभीरता को। तो फाइनली क्या हुआ कि बहुत सारे अवैध प्रवासियों को यूएसए प्रेसिडेंट ने यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत वापस भेज दिया था। तो ये लिटरली एक गंभीर विषय है, तो इस पे समझने और सोचने की भी ज़रूरत है। चलिए खैर, तो वही हम पढ़ रहे थे अवैध प्रवासियों के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई कार्ड धारक के बीच तुलना। तो हम क्या क्या पढ़ रहे हैं? एनआरआई, पीआईओ एंड ओसीआई कार्ड धारक। एनआरआई क्या हो गया? वंस अगेन, नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहीं पीआईओ क्या हो गया? पीआईओ, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। और यहाँ है ओसीआई, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। तो ये 3 हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ते हैं पहले एनआरआई के बारे में। ऐसा भारतीय नागरिक जो सामान्यतः भारत से बाहर निवास कर रहा है और उसके पास भारतीय पासपोर्ट है, यानी कि वो भारतीय पासपोर्ट को होल्ड करता है लेकिन वह भारत से बाहर रह रहा है, तो क्या हो गया? नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और पीआईओ क्या है? ऐसा व्यक्ति या जिसके पूर्वज
भारतीय राष्ट्रीयता के थे, यानी कि कोई व्यक्ति या उसके कोई पूर्वज यानी उसके पेरेंट्स हों या फिर ग्रैंड पेरेंट्स हों जो भारतीय नेशनैलिटी को होल्ड करते थे और जिसके पास वर्तमान में किसी अन्य देश की नागरिकता या राष्ट्रीयता है, अर्थात उसके पास विदेशी पासपोर्ट है। ठीक है, यानी उसके पूर्वज तो थे भारतीय लेकिन अभी उसके पास जो है विदेशी पासपोर्ट है, तो वो क्या हो गए, PIO यानी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। सेम एज अगर कोई व्यक्ति ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया OCI की बात कर रहे हैं, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत भारत के प्रवासी नागरिक कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति, OCI कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति, यानी कि नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत जो है भारत के प्रवासी नागरिक OCI कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत व्यक्ति। ठीक है, नेक्स्ट, लाभ। अगर कोई व्यक्ति भारत NRI है, यानी कि जो भारतीय पासपोर्ट होल्ड करता है बट भारत से बाहर रह रहा है, तो उसके पास क्या लाभ है, तो भारतीय नागरिकों को सभी लाभ समय समय पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचनाओं के तहत उपलब्ध हैं। वहीं अगर PIO के हैं, यानी कि जिसके पूर्वज तो और इंडियन नेशनलिज्म को मतलब थे, इंडियन नेशनलिस्ट थे, लेकिन अब वर्तमान में वो क्या है, विदेशी पासपोर्ट को होल्ड करता है, तो उसको कोई विशेष लाभ नहीं दिया जाता है। लेकिन कोई भारत का OCI जो है, यानी कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, किसी के कार्ड धारक कोई है, तो किसी भी उद्देश्य के लिए भारत आने के लिए एकाधिक आजीवन वीज़ा, हालांकि भारत में अनुसंधान कार्य करने के लिए विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी यानी कि FRRO के पास पंजीकरण कराने से छूट होती है इसे, और कृषि या वृक्षारोपण संपत्तियों के अधिग्रहण से संबंधित मामलों को छोड़कर आर्थिक, वित्तीय, शैक्षिक क्षेत्रों में उन्हें उपलब्ध सभी सुविधाओं के संबंध में NRI के साथ समानता है। तो बहुत ही यानी जो कार्ड धारक है, OCI कार्ड धारक और जो NRIs हैं, तो उससे काफ़ी समानता मिलती है उनमें और लाभ में। और भारत में घरेलू क्षेत्रों में हवाई किराए पर टैरिफ के मामले में निवासी भारतीय नागरिकों के बराबर माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है वीज़ा आवश्यकताएं। वीज़ा के लिए क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस हैं इन तीनों पे। तो अगर कोई NRI है जो भारतीय पासपोर्ट को होल्ड करता है, तो किसी वीज़ा की आवश्यकता इन्हें नहीं होती है भारत आने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये भारत के ही पासपोर्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और ये केवल भारत से बाहर रह रहे हैं किसी अन्य देश में, तो इन्हें किसी भी वीज़ा की आवश्यकता नहीं है। और जबकि जो वो हैं पीपल ऑफ इंडियन ऑरिजिन है, उन्हें वीज़ा की आवश्यकता होती है, जबकि OCI कार्ड धारक जो है आजीवन बिना वीज़ा के भारत की यात्रा कर सकते हैं अपने जीवन भर। ठीक है, नेक्स्ट है स्थानीय पुलिस के साथ पंजीकरण। NRI भारत में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो इंडियन है और उन्हें भारत में उपलब्ध सभी लाभ प्राप्त हैं। हाँ, अगर बात आ रही है PIO की, तो हाँ, यदि ठहरने की अवधि 180 दिनों से अधिक है तो उन्हें क्या करना होगा, स्थानीय पुलिस के साथ पंजीकरण करना होगा। और अगर वही बात OCI की कार्ड धारक की है, तो भारत में स्थानीय पुलिस अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब है NRI के बारे में पढ़ रहे हैं कि भारत में गतिविधियाँ। तो NRI सभी क्रियाकलाप कर सकते हैं, जबकि PIO यानी कि पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन जो थे, वो क्या है कि प्राप्त वीज़ा के प्रकार के अनुसार क्रियाकलाप कर सकते हैं, यानी जिस प्रकार से उन्हें वीज़ा मिली है जिस कार्य के लिए, उस क्रियाकलाप से रिलेटेड कार्य कर सकते हैं। वहीं OCI कार्ड धारक जो है अनुसंधान कार्य को छोड़कर सभी क्रियाकलाप कर सकते हैं। अनुसंधान कार्य के लिए संबंधित भारतीय मिशन पोस्ट FRRO से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अनुसंधान कार्य को छोड़कर सभी कार्य OCI कार्ड धारक कर सकते हैं। अगर उन्हें अनुसंधान करना है तो किससे, उन्हें FRRO से विशेष अनुमति लेनी होगी। व्हाट डज इट मीन बाय FRRO? फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ठीक है, FRRO। सो इसे परमिशन लेने के पश्चात ही वो क्या कर सकते हैं, अनुसंधान कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नागरिकता पात्रता। तो अगर कोई NRI है तो वो क्या है, वह एक भारतीय नागरिक है।
और अगर कोई पीआईओ है तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले उसे 7 वर्ष की अवधि के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी होना होगा। और अगर कोई व्यक्ति कार्ड होल्डर है, ओसीआई कार्ड होल्डर है, तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार एक व्यक्ति जो 5 वर्षों के लिए ओसीआई कार्ड धारक के रूप में पंजीकृत है और जो पंजीकरण के लिए आवेदन करने से पहले 12 महीने के लिए भारत में सामान्य रूप से निवासी है, भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए पात्र है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ओसीआई कार्ड धारकों का पंजीकरण रद्द किया जाना। अगर कोई व्यक्ति जो ओसीआई कार्ड धारक है उसका पंजीकरण किस प्रकार से रद्द होता है, किस स्थिति में। अधिनियम में प्रावधान है कि केंद्र सरकार कुछ आधारों पर ओसीआई का पंजीकरण रद्द कर सकती है, जिनमें शामिल हैं यदि ओसीआई धोखाधड़ी के माध्यम से पंजीकृत किया गया है, या यदि पंजीकरण के 5 वर्ष के भीतर ओसीआई को 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास की सजा सुनाई गई हो, या यदि वह भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, यदि ओसीआई ने केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया है। और लास्ट वन, ओसीआई रद्द करने का आदेश तब तक पारित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि ओसीआई कार्ड धारक को सुनवाई का अवसर ना दिया जाए। नोट, भारत सरकार द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति यानी कि पब्लिक ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड योजना का विलय 9 जनवरी 2015 को प्रवासी भारतीय नागरिक यानी ओसीआई कार्ड योजना के साथ कर दिया। क्या किया है भारत सरकार ने? पीआईओ कार्ड योजना का जो विलय है वो कर दिया है 9 जनवरी 2015 को ओसीआई कार्ड योजना के साथ उसका विलय कर दिया। धन्यवाद। इस प्रकार से यह चैप्टर एंड हो चुका है। अब हम मूव करेंगे कल नेक्स्ट चैप्टर की ओर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा कल मूल अधिकार। यह चैप्टर थोड़ा लंबा है तो इसे मैं 2 पार्ट में डालूंगी। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।